दुनिया में मुसलमानों की 4 बड़ी खिलाफतें रही हैं। खिलाफत राशिदा, उमैया खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और उस्मानिया खिलाफत। ये नाम आपने बचपन से बार बार सुने हैं, लेकिन आखिर ये सारी खिलाफतें आई कहां से? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर इन सारी खिलाफतों में फर्क क्या था? इस पूरी हिस्ट्री को सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर ये सारा इलाका फतह कर लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया की पहली खिलाफत शुरू हुई, खिलाफत राशिदा, जिन्होंने सिर्फ 30 साल में रोमन और पर्शियन एम्पायर को क्रश करके दुनिया का ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। पहली बार मुसलमान एक छोटे से मदीना के शहर से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बने, और मुसलमानों ने इंडिया से यूरोप के समंदरों तक ये सारा इलाका फतह कर लिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 30 साल बाद खिलाफत राशिदा दुनिया से खत्म कर दी गई। खिलाफत राशिदा में खलीफा हमेशा मुसलमानों के मशवरे और वोटिंग से खलीफा बनता था। मतलब मुसलमान खुद अपनी पसंद से खलीफा को चूज करते थे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सब मुसलमानों की मर्जी से ही खलीफा बने थे, जो एक बहुत ही जबरदस्त बात थी। लेकिन सिर्फ 30 साल के बाद यह सिस्टम दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। मुसलमानों के आखिरी खलीफा, जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपनी मर्जी से खलीफा बनाया था, वो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का शहजादा कहा था, हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु तक दुनिया में बिल्कुल प्योर खिलाफत थी, जिसे आज खिलाफत राशिदा कहा जाता है। मतलब सीधे रास्ते पर चलने वाली खिलाफत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों को पहले ही बता दिया था कि मेरे बाद खिलाफत सिर्फ 30 साल तक रहेगी। तो लेट्स काउंट। 2 साल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, 10 साल हजरत उमर की खिलाफत, 12 साल हजरत उस्मान की खिलाफत, 5.5 साल हजरत अली की खिलाफत और 6 महीने हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, जो बिल्कुल एग्जैक्टली 30 साल बनते हैं। और पता है अजीब बात क्या है? हजरत हसन दुनिया में मुसलमानों के वो आखिरी खलीफा थे जिन्हें मुसलमानों ने खुद अपना खलीफा बनाया था। और हजरत हसन के बाद आज तक अरब दुनिया में कोई भी लीडर मुसलमानों की मर्जी से नहीं आया। आज तक मुसलमानों का हर लीडर सिर्फ अपनी ताकत और पावर की वजह से मुसलमानों का लीडर बना। और अरब दुनिया में आज तक खानदान की वजह से लीडर्स बनते हैं। जैसे मुसलमानों ने हजरत हसन को अपना खलीफा बनाया, उस वक्त मुसलमानों की आपस में सिविल वॉर चल रही थी। और जंगे सिफ़ीन के बाद अब मुसलमानों की आपस में एक और बहुत बड़ी जंग का खतरा था। हजरत हसन नहीं चाहते थे कि मुसलमान दोबारा इसी तरह आपस में लड़े, और मुसलमानों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए हजरत हसन ने अपनी खिलाफत छोड़ दी और यहां से दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। हजरत हसन के बाद दुनिया में जो भी खिलाफत आई, उमैया, अब्बासी, उस्मानिया, उन सब को अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह खिलाफत आम्मा कहा जाता है। मतलब आम खिलाफत, एक जनरल खिलाफत जो मुसलमानों के आम लीडर्स थे। हजरत हसन के बाद दुनिया में तकरीबन कोई 120 खलीफा रहे, जिनमें कुछ बहुत जबरदस्त खलीफा थे, जैसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान तारीफ करते हैं। An important figure in Islamic history is Umar ibn Abdul Aziz, who is from Khulafa al-Rashidin, even though he's disconnected by time. और कुछ बहुत ही बेकार खलीफा थे, जैसे कि यजीद, जिसे आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान नफरत करते हैं। यजीद से हमें मोहब्बत नहीं। जालिम हुक्मरान और बादशाह डिक्लेयर करते हैं। खैर, हजरत हसन के बाद दुनिया में एक नई खिलाफत बनी, उमैया खिलाफत। और अगले ऑलमोस्ट 100 साल तक उमैया खिलाफत ही मुसलमानों पर हुकूमत करती रही। उमैया खिलाफत में कुछ चीजें बहुत अच्छी हुई और कुछ चीजें बहुत बुरी। अच्छी चीज ये थी
کہ خلافت کا سائز اور بھی زیادہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ مسلمان پہلی بار یورپ کے اندر گھسے اور اسپین کو فتح کر لیا، اور دوسری طرف مسلمانوں نے ہندوستان کے علاقے سندھ کو بھی فتح کیا، اور اس پورے دور میں کوئی بھی دوسری امپائر مسلمانوں کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکا۔ امیہ خلافت کے سب سے بیسٹ خلیفہ کو آج دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن امیہ خلافت کے تقریباً 100 سالوں میں کچھ بری چیزیں بھی ہوئی۔ سب سے برا واقعہ جو اس خلافت میں ہوا وہ تھا آف کورس کربلا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اہل بیت کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور آگے جا کر امیہ خلافت کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک یہی کربلا کا واقعہ تھا، کیونکہ اسی واقعے کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی بنو امیہ کو معاف نہیں کر سکے۔ دوسری بری چیز امیہ خلافت میں یہ تھی کہ اس سے پہلے خلافت راشدہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہمیشہ مسلمانوں کی مرضی سے آتا تھا، اور مسلمان خود اپنا خلیفہ چوز کرتے تھے۔ لیکن امیہ خلافت میں یہ نظام بدل دیا۔ امیہ خلافت میں صرف ایک ہی خاندان کے لوگ خلیفہ بن سکتے تھے۔ اگر کوئی اور مسلمان جتنا بھی نیک اور ٹیلنٹڈ ہو، وہ خلیفہ نہیں بن سکتا تھا۔ خلیفہ صرف بنو امیہ خاندان سے ہی بن سکتا تھا۔ اور تیسری بری بات یہ تھی کہ امیہ خلافت ایک بہت ہی عربوں کی خلافت تھی، مطلب اتنی بڑی خلافت ہونے کے بعد بھی جہاں دنیا کی بہت ساری قومیں رہتی تھی، امیہ خلافت صرف عربوں کو ہی امپورٹنس دیتی تھی۔ عربوں کے پاس ہی ساری بڑی جابز تھی، عرب ہی فوج کے جنرلز تھے، اور ایون بنو امیہ کے شہزادوں کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ وہ کسی بھی شہر میں عام لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے الگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے، جس طرح آج سعودی اور یو اے ای کے شہزادے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آف کورس یہاں رہنے والی باقی قومیں بنو امیہ کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہی چیزوں کی وجہ سے بنو امیہ کمزور ہونے لگے، اور امیہ خلافت کا سب سے برا خلیفہ تھا آف کورس یزید۔ بنو امیہ خاندان میں ایک ایسا خلیفہ آیا تھا جس نے اس خلافت کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی تھی، اور اس خلافت میں رہنے والے باقی قوموں کو بھی رائٹس دیے تھے، اور ان کا نام تھا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن صرف 2-2.5 سال کی چھوٹی سی خلافت کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اس دنیا سے چلے گئے، اور کچھ سکولرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہیں انہی کے خاندان والوں نے زہر دے کر شہید کیا، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز صرف 39 سال کی ایج میں فوت ہوئے تھے۔ آخر انہی ساری چیزوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ بنو امیہ خلافت کے خلاف ہونے لگے۔ میں ان بادشاہوں کو نہیں مانوں گا۔ اور آلموسٹ 100 سال کے بعد ایک دوسرے خاندان نے بنو امیہ خاندان کے خلاف ہر طرف بغاوت کرنا شروع کی، اور اس خاندان کا نام تھا عباسی خاندان۔ عباسی خاندان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عباسی خاندان نے امیہ خلیفہ کو بری طرح ہرا دیا۔ امیہ خلیفہ عباسیوں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگا، لیکن آخر عباسیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے بہت ہی بے رحمی سے مار ڈالا۔ اور کچھ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ عباسیوں نے خلیفہ کی زبان کاٹ کر اسے بلیوں کو کھلا دیا۔ اس کے بعد عباسی خاندان نے بنو امیہ خاندان کے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر مارنا شروع کیا، سوائے ایک شہزادے کے جو کسی طرح عباسیوں سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اور بھاگتے بھاگتے یہ شہزادہ اسپین پہنچا، اور اسپین میں اس شہزادے نے اپنی ایک نئی امپائر بنائی۔ لیکن اسپین میں کوئی خلافت نہیں تھی، بس ایک مسلمانوں کی امپائر تھی۔ لیکن اس اسپین کو یاد رکھیں، آگے اس کا نام دوبارہ آنے والا ہے۔ تو اس طرح اس سب سے 100 سال پہلے جو خلافت امیہ خاندان نے اپنی طاقت سے لی تھی، اب ایک اور خاندان عباسی خاندان نے یہ خلافت ان سے چھین لی، اور یہاں سے مسلمانوں میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ اور اگلے کئی 100 سال تک عباسی خلافت ہی مسلمانوں پر راج کرتی رہی۔ عباسی خلافت میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئی اور کچھ چیزیں بہت بری۔ عباسی خلافت کی اچھی باتیں یہ تھی کہ عباسی خلیفہ علم اور نالج کے پیچھے بالکل پاگل تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے کیپٹل بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی،
बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम, عز يمشي الإمام और यहीं से मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। इसीलिए आज अब्बासी खिलाफत के दौर को ही द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहा जाता है। इसके अलावा अब्बासी खिलाफत बनु उमैया के बिल्कुल ऑपोजिट थी। मतलब अब्बासी सिर्फ अरबों को ही इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, बल्कि दुनिया में जो भी टैलेंटेड बंदा होता था, अब्बासी खिलाफत उसे सिटीजनशिप देती थी और उसे सपोर्ट भी करती थी, जिस तरह आज यूरोप और अमेरिका में होता है। International students in the US और अब्बासी खिलाफत की एक और अच्छी बात यह थी कि इस खिलाफत में इस्लाम की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गईं, जैसे कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, बल्कि हदीस की सारी बड़ी किताबें ही अब्बासी खिलाफत में लिखी थी। और अब्बासी खिलाफत में मुसलमानों के पास जितना पैसा और ताकत थी, वो मुसलमानों को दोबारा उसके बाद कभी नहीं मिल सकी। अब्बासी खिलाफत के सबसे बेस्ट खलीफा को आज तक पूरी दुनिया के मुसलमान याद करते हैं और उनका नाम था खलीफा हारून अल रशीद। लेकिन अब्बासी खिलाफत की कुछ बुरी चीजें ये थी। अब्बासी खिलाफत में भी बिल्कुल बनु उमैया की तरह एक ही खानदान का बंदा खलीफा बन सकता था, चाहे कोई और जितना भी टैलेंटेड और नेक क्यों ना हो। खलीफा सिर्फ अब्बासी खानदान का बंदा ही बन सकता था। मुसलमान अपनी पसंद से खलीफा चूज नहीं कर सकते थे। अब्बासी खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि उन्होंने अपनी बात जबरदस्ती मनवाने के लिए इस्लाम के बड़े बड़े स्कॉलर्स को शहीद करवाया। जैसे कि एक अब्बासी खलीफा ने इमाम अबू हनीफा को जहर देकर शहीद किया था। इमाम अहमद बिन हंबल को इतने कोड़े लगवाए थे कि वो बेहोश हो गए। और इमाम मालिक को भी अब्बासी खलीफाओं ने टॉर्चर किया। और सिर्फ यही नहीं, अब्बासियों ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लाखों मुसलमानों को शहीद किया। तीसरी बात अब्बासियों की बुरी ये थी कि अब्बासी खिलाफत मुसलमानों की एम्पायर को और आगे नहीं बढ़ा सके। मतलब अब्बासियों को इतनी बड़ी खिलाफत मिली थी, जिसके बाद आने वाले वक्तों में यही खिलाफत अंदर से ही टूटती रही। आखिर 200 साल के बाद अब्बासी खिलाफत के साथ भी वही हुआ जो हमेशा होता है। हर तरफ अब्बासियों के खिलाफ बगावतें होने लगी और आखिर अब्बासी खिलाफत टूट गई। और यहां से मुसलमानों में एक नया खानदान सामने आया, फातिमी खानदान, जिन्होंने इस सारे इलाके पर अपनी एक नई खिलाफत बनाई, फातिमी खिलाफत। मतलब पहली बार दुनिया में एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में मुसलमानों के एक ही टाइम पर 2 खलीफा थे। अब्बासी सुन्नी खलीफा थे और फातिमी इस्माइली शिया खलीफा। पर वेट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन दोनों खलीफाओं को देखकर स्पेन के मुसलमान बादशाह ने सोचा कि अगर ये सब खलीफा बन सकते हैं तो मैं यहां क्यों ऐसे बैठा हूं। तो अचानक एक दिन स्पेन के बादशाह ने भी ऐलान किया कि आज के बाद मैं भी एक खलीफा हूं। आज से मैं भी एक खलीफा हूँ। और उसने हुक्म दिया कि कल से अगर किसी ने भी मुझे खलीफा नहीं बुलाया, मैं उसे मार डालूंगा। तो अब दुनिया में एक ऐसा अजीब टाइम था कि एक ही टाइम पर दुनिया में 3 खलीफा थे। अब्बासी खलीफा, फातिमी खलीफा और उंदरस का खलीफा। लेकिन स्पेन का खलीफा बहुत ही छोटा सा खलीफा था और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बड़ा खलीफा बन सके। इसीलिए कुछ ही अरसे बाद स्पेन की खिलाफत खत्म हो गई, जिसके बाद दुनिया में 2 खलीफा बाकी रहे, फातिमी और अब्बासी खलीफा। और इन दोनों की आपस में बहुत खतरनाक रेस चल रही होती थी और हर तरफ बहसें होती थी कि इन 2 खलीफा में से कौन सा खलीफा बाकी रहेगा। लेकिन आखिर कुछ ही अरसे बाद ये सारी बहसें खत्म हो गई, क्योंकि फातिमी खिलाफत के हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे और आखिर एक आदमी ने आकर इस खिलाफत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस आदमी ने फातिमी खिलाफत के अंदर खड़े होकर ऐलान किया कि आज के बाद हम फातिमी खलीफा को नहीं बल्कि अब्बासी खलीफा को भी अपना असल खलीफा मानते हैं। और इस आदमी को आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इसका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो अब सलाहुद्दीन की वजह से अगेन दुनिया में एक ही खलीफा बाकी रहा, अब्बासी खलीफा। लेकिन अब यहां वो पुराने हालात नहीं थे और अब्बासी खिलाफत वो ग्रेट खिलाफत नहीं थी, बल्कि अब्बासी खिलाफत अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुकी थी। मतलब खलीफा सिर्फ बगदाद में बैठा हुआ होता था और उसके पास ज्यादा कोई ताकत नहीं थी। तो अब जब मुसलमानों का कोई भी ताकतवर स्ट्रॉन्ग खलीफा नहीं था, इस बात का फायदा खिलाफत से बहुत दूर मंगोलिया के एक आदमी ने उठाया
جو اب مسلمانوں کے ساتھ وہ کرنے والا تھا جس کا اب تک مسلمانوں نے تاریخ میں سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی کا نام تھا تیموجن اور یا چنگیز خان۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک مسلمان علاقے کو تباہ کرنا شروع کیا، اور آخر اسی چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان مسلمانوں کو کرش کرتے کرتے عباسی خلافت کے کیپٹل بغداد پہنچا اور بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اور اس بات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان چھوٹی آنکھوں والے ترکوں سے نہیں لڑتے، جن کے چہرے چمڑے کی طرح فلیٹ ہوں گے اور جوتے بالوں سے بنے ہوں گے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہو گئی تھی، کیونکہ منگولوں کی فوج بغداد کی گیٹ کے باہر کھڑی تھی اور شہر کے اندر عباسی خلافت کا آخری خلیفہ بیٹھا ہوا تھا، خلیفہ المعتصم۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کی طرف ایک بہت ہی بے عزتی والا لیٹر بھیجا، جس میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ او خلیفہ، اچھے بچے بنو اور میرے سامنے سرنڈر کر دو، ورنہ میں تمہارے پورے شہر کو آگ لگا دوں۔ لیکن آف کورس خلیفہ نے سرنڈر نہیں، میں کسی بھی حال میں سرنڈر نہیں کروں گا۔ جس کے بعد منگولوں کی فوج بغداد کے اندر گھسی اور بغداد کی ایک ایک چیز کو آگ لگانے لگے، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا اور بغداد کی ہر کتاب کو بغداد کے دریا میں پھینک دیا۔ لیکن ہلاکو خان یہاں رکا نہیں، بلکہ اس کی فوج عباسی خلیفہ کو گھسیٹ کر ہلاکو خان کے سامنے لائی اور پھر اس آخری خلیفہ کو ایک کارپٹ کے اندر رول کر دیا، خلیفہ کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے اور اس طرح آخری عباسی خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کرنا لازمی ہے، یہ والا خلیفہ المعتصم مسلمانوں کا پہلا اور آخری خلیفہ تھا جسے ایک نان مسلم بادشاہ نے شہید کیا تھا، اور اس طرح آخر 500 سال کے بعد عباسی خلافت ختم ہو گئی۔ اب سوچیں، اس سے کچھ سال پہلے دنیا میں ایک ہی ٹائم پر 3 خلیفہ تھے، اور اب حالات ایسے تھے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ لیکن ویٹ، یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہلاکو خان بغداد کو تباہ کر رہا تھا، عباسی خاندان کا ایک شہزادہ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ گیا اور پھر عرب کے گرم ڈیزرٹ میں چل چل کر کسی طرح ایجپٹ پہنچا، جہاں ایجپٹ کے لوگوں نے خلافت ختم ہونے کے 6 سال بعد اس آدمی کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنایا، اور اس طرح ایک بار پھر عباسی خلافت شروع ہوئی۔ لیکن یہ وہ پرانی خلافت نہیں تھی، یہ خلیفہ بس ایک عام آدمی تھا جسے خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا تھا اور ایک گھر اور کچھ نوکر دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ اس خلیفہ کے پاس کوئی بھی طاقت نہیں تھی، جو مملوک بادشاہ کہتا تھا خلیفہ کو وہی کرنا ہوتا تھا۔ مطلب خلیفہ کا جو یہ ٹائٹل تھا، یہ بہت ہی ایک کمزور نام بن چکا تھا اور دنیا میں اس ٹائٹل کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن بہت جلد حالات بدلنے والے تھے، کیونکہ اس سب سے بہت دور ترکی میں ایک چھوٹا سا قبیلہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت بڑھا رہا تھا، اور اس چھوٹے سے قبیلے کے لیڈر کا نام تھا سلطان عثمان خان۔ اور اسی قبیلے نے آگے جا کر خلافت کے ٹائٹل کو دوبارہ عزت دی، اور یہی قبیلہ آخر مسلمانوں کی آخری خلافت بنی، جس کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ آہستہ آہستہ عثمانیہ سلطنت ترکی میں پھیلنے لگی، لیکن عثمانیہ سلطنت پہلے ہی دن سے کوئی خلافت نہیں تھی، بلکہ شروع میں یہ صرف ایک سلطنت، ایک ایمپائر۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہ سلطنت بڑھنے لگی، عثمانیہ سلطنت مسلمانوں کی دنیا میں سب سے بڑی ایمپائر بنی، اور عثمانیہ سلطنت نے بڑی بڑی جنگوں کے بعد دنیا کا یہ سارا علاقہ فتح کر لیا۔ ایون مکہ اور مدینہ بھی عثمانیہ سلطنت کے کنٹرول میں آئے۔ لیکن عثمانیہ سلطنت ایک خلافت تب بنی جب سلطان سلیم نے ایجپٹ کو فتح کیا،
और वहां सुल्तान सलीम को एक बंदा मिला, उसी अब्बासी खलीफा का पोता जो इससे बहुत साल पहले हलाकू खान से भागकर इजिप्ट आया था। तब से लेकर अब तक अब्बासी खलीफा इजिप्ट में ही रहते थे, लेकिन ये सिर्फ नाम के खलीफा थे और ताकत इनके पास बिल्कुल जीरो थी। सुल्तान सलीम को जब इसका पता चला, वो सीधा इस खलीफा को अपने साथ वापस अपने कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल लेकर गया और वहां इस अब्बासी खलीफा को हुक्म दिया कि अपनी खिलाफत छोड़ दो और मुझे पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बना। तो ऑफ कोर्स अब्बासी खलीफा और कर भी क्या सकता था, उसने अपनी खिलाफत छोड़ दी और उस्मानिया सुल्तान को मुसलमानों का खलीफा डिक्लेयर किया। और इस तरह हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत अरबों से निकलकर तुर्क सुल्तान उस्मानी सुल्तान के पास आई, क्योंकि उस्मानिया से पहले हर खिलाफत एक अरब खिलाफत थी और यहां से उस्मानिया सल्तनत का नाम हमेशा के लिए बदल गया और उसको एक नया नाम मिला, उस्मानिया खिलाफत। अब अगर थोड़ा गौर से देखा जाए, मुसलमानों को इस बात से कोई मसला नहीं था कि खिलाफत अरबों को मिले या तुर्कों को, खलीफा बस मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आगे जाकर कुछ लोगों ने अरबों के दिल में ये रेसिज्म डाला कि खलीफा सिर्फ और सिर्फ एक अरब ही हो सकता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। खैर, उस्मानिया सल्तनत अब एक खिलाफत बन चुकी थी और इस खिलाफत में भी बाकियों की तरह कुछ अच्छी चीजें थी और कुछ बहुत बुरी चीजें। उस्मानिया खिलाफत की सबसे अच्छी बात यह थी कि खलीफा का ये टाइटल हलाकू खान की तबाही के बाद सिर्फ एक टाइटल था जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं थी और खलीफा के पास कोई पावर नहीं होती थी। लेकिन उस्मानिया ने आकर दोबारा इस खिलाफत के नाम को इज्जत दी। मतलब उस्मानिया खलीफा ही पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी होता था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी अच्छी बात यह थी कि इनसे पहले कोई भी खिलाफत यूरोप के सेंटर तक नहीं पहुंची, लेकिन उस्मानिया खिलाफत मुसलमानों से ज्यादा यूरोप के इलाके फतह करती थी और उन्होंने पहली बार यूरोप के ये सारे इलाके भी फतह किए थे। और आखिर सबसे बड़ी बात उस्मानिया खिलाफत की ये थी कि आखिरी वक्त में बहुत कमजोर होने के बाद भी उन्होंने फलस्तीन को आखिरी टाइम तक सरेंडर नहीं किया। उस्मानिया सल्तनत का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह था सुल्तान सुलेमान, जिसे आज तक यूरोप में सुलेमान द मैग्निफिसेंट कहा जाता है। लेकिन उस्मानिया में एक और खलीफा भी बहुत बहादुर आदमी था जिसका नाम मेंशन करना लाजमी था। उस्मानिया का आखिरी बड़ा सुल्तान सुल्तान अब्दुल हमीद। लेकिन उस्मानिया खिलाफत में ऑफ कोर्स बुरी चीजें भी थी। पहली बुरी बात यह थी कि उस्मानिया खिलाफत ने एक अजीब सा कानून बनाया था कि जो भी उस्मानी शहजादा खलीफा बनेगा वो बादशाह बनते ही अपने सारे भाइयों को और उनके छोटे छोटे बेटों को मार डालेगा, चाहे उन भाइयों ने कोई गलती या बगावत की भी ना। इस कानून की वजह से एक उस्मानिया खलीफा ने अपने 19 भाइयों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला था। उस्मानिया खिलाफत की दूसरी बुरी बात यह थी कि इस खिलाफत के पहले और आखिरी खलीफा तो बहुत ताकतवर खलीफा थे, लेकिन बीच के कुछ खलीफा बहुत ही कमजोर लोग थे। कुछ शराबी थे, कुछ वुमनाइजर्स थे और कुछ तो बिल्कुल पागल ही थे। ये बीच के कुछ खलीफा सिर्फ अपनी अयाशियों में रहते थे और सारी खिलाफत इनकी बीवियां या माएं चलाती थी। इसीलिए एक पावरफुल खलीफा ना होने की वजह से उस्मानिया खिलाफत को बहुत नुकसान हुआ था। और आखिर में सबसे बुरा काम जो उस्मानिया खिलाफत ने किया था वो इतना बुरा काम था कि आज तक मुसलमान उसकी वजह से दुनिया से पीछे रह गए। और वो ये था कि उस्मानिया खिलाफत ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम कहा था। प्रिंटिंग प्रेस एक मशीन थी जो उस्मानिया खिलाफत के दौर में यूरोप में इजाद हुई थी और ये इतनी खतरनाक मशीन थी कि इससे पहले एक आदमी एक दिन में सिर्फ 40 पेजेस लिख सकता था, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस की मशीन से वही आदमी एक ही दिन में 4000 पेजेस प्रिंट कर सकता था, जो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उस्मानिया खिलाफत के खलीफा और उलमा ने इस टेक्नोलॉजी को हराम कह दिया, जिससे ऑफ कोर्स यूरोप में करोड़ों किताबें प्रिंट होने लगी और मुसलमान उसी तरह अपने हाथों से थोड़ी सी किताबें लिखते रहे। तो ऑफ कोर्स यूरोप साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया और मुसलमान पीछे रह गए। उस्मानिया खिलाफत को आखिर 300 साल के बाद होश आया कि प्रिंटिंग प्रेस कोई हराम चीज नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन है। लेकिन अफसोस उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यूरोप मुसलमानों से साइंस में 300 साल आगे निकल चुका था
और इसी की वजह से आज तक मुसलमान यूरोप का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अगेन ये बात याद रखें कि दुनिया में एक ही खिलाफत बिल्कुल प्योर खिलाफत थी और वो थी खिलाफत राशिदा। उसके बाद हर खिलाफत में कुछ अच्छे काम भी हुए और कुछ बहुत बुरे काम हुए। खैर, अब्बासी खिलाफत के बाद अब उस्मानिया मुसलमानों के खलीफा थे और ये उस्मानिया खिलाफत अगले 400 साल तक मुसलमानों की अकेली एक ही खिलाफत रही। लेकिन 400 साल के बाद अब खिलाफत पर उसका आखिरी दौर आने वाला है, क्योंकि 400 साल के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जंग के शुरू होने का वक्त आ चुका है, वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में उस्मानिया खिलाफत और जर्मनी साथ मिलकर उस वक्त की सुपर पावर ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। और उस्मानिया खिलाफत इस वर्ल्ड वॉर 1 में इतनी बहादुरी से लड़ी थी Ottoman entry into the war कि एक जंग में उस्मानिया खिलाफत ने ब्रिटिश एम्पायर की 5.5 लाख की फौज को बुरी तरह हरा दिया। आखिर उस्मानिया खिलाफत से तंग आकर ब्रिटिश एम्पायर ने उस्मानिया खिलाफत को तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। और वो प्लान ये था कि उस्मानिया खिलाफत के अंदर ही रहने वाले मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए। तो इस प्लान के लिए सबसे पहले ब्रिटिश एम्पायर अरबों के पास गए खिलाफत सिर्फ तुम अरबों की होनी चाहिए और उनसे कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दुनिया के असल खलीफा तो तुम अरब थे और अब पिछले 400 साल से ये तुर्क खानदान खलीफा होने की एक्टिंग करके तुम पर राज कर रहे हैं। अगर तुम अरब उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो हम तुर्कों के इस उस्मानिया खिलाफत को खत्म करके तुम अरबों को दोबारा मुसलमानों का खलीफा बनाएंगे। और इस काम के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने एक अरब खलीफा भी ढूंढा, मक्का में रहने वाला एक स्कॉलर शरीफ हुसैन। इससे पहले अरबों के दिल में तुर्कों के खिलाफ कोई नफरत नहीं थी, लेकिन यहां पर ब्रिटिश एम्पायर ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अरबों के दिलों में ये रेसिज्म पैदा किया। जिस तरह आज भी मुसलमानों को आपस में लड़वाने के लिए शिया सुन्नी वाले मसले को जिंदा किया जाता है। अच्छा, जो भी हो, आखिर अरबों ने उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ बगावत कर दी और ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया। और बहुत कोशिश करने के बाद भी उस्मानिया खिलाफत आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई और हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो गई। जैसे ही उस्मानिया खिलाफत खत्म हुई, 700 साल के बाद मुसलमानों पर दोबारा एक ऐसा वक्त आया कि दुनिया में कोई भी खलीफा नहीं था। पिछली बार खिलाफत चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने खत्म की थी और अब खिलाफत ब्रिटिश एम्पायर ने खत्म कर दी थी। उस्मानिया खिलाफत के टूटने के बाद अरबों ने ब्रिटिश से कहा कि अब वक्त आ चुका है, अपना वादा पूरा करो और हमें खलीफा बनाओ। लेकिन यह सुनकर ब्रिटिश एम्पायर हंसने लगी। कौन सी खिलाफत? किस चीज की खिलाफत? यहां पर अरबों को समझ आई कि उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है और उन्हें समझ आई कि असल में ब्रिटिश एम्पायर खिलाफत के नाम को ही हमेशा के लिए दुनिया से खत्म करना चाहती है, ताकि दोबारा कोई भी लीडर दुनिया के मुसलमानों को यूनाइट ना कर सके और मुसलमान हमेशा के लिए आपस में डिवाइडेड रहे। इस आदमी को गौर से देखें, इसका नाम है हारून उस्मानोग्लू। आज अगर उस्मानिया खिलाफत जिंदा होती तो ये आदमी उस्मानिया खिलाफत का खलीफा होता, क्योंकि ये खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद का पोता है। तो इस तरह आज से 100 साल पहले वो खिलाफत जो पिछले 1300 साल से दुनिया में कहीं ना कहीं चल रही थी, आज से 100 साल पहले खत्म कर दी गई और आज 100 साल के बाद में खिलाफत का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये थी दुनिया की हर खिलाफत की एक छोटी सी कहानी। खिलाफत के नाम को दुनिया से खत्म करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे अरब दुनिया में हर जगह अपने पपेट्स बिठाए, जो आज तक उसी तरह अपनी जगह बैठे हुए। सब्सक्राइब